रेलवे की उस पुरानी कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 24B में आज सन्नाटा था, लेकिन शांता देवी के कानों में आज भी अतीत का शोर गूंज रहा था। कोने में रखी वो काली उषा सिलाई मशीन, जिसकी रंगत अब उड़ चुकी थी, शांता के लिए महज एक मशीन नहीं, उनके वजूद का हिस्सा थी। उनकी उंगलियों के पोरों पर सिलाई के निशानों की गहरी लकीरें थीं। ये निशान उन रातों की गवाही देते थे जब पूरी दुनिया सोती थी और शांता देवी दिए की मध्यम रोशनी में किसी की कमीज के बटन टांगती थी या किसी की साड़ी पर फॉल लगाती थी। यादें 25 साल पीछे लौट गईं। राजीव के पिता दीनानाथ जी रेलवे में एक ईमानदार क्लर्क थे। उनकी अचानक मृत्यु ने घर की छत ही छीन ली थी। अंतिम संस्कार के बाद जब रिश्तेदार सांत्वना देकर अपने अपने घरों को लौट गए, तब 12 साल का राजीव अपनी माँ का पल्लू पकड़कर रोया था। माँ, अब मेरा स्कूल छूट जाएगा क्या? क्या हम सड़क पर आ जाएंगे? शांता ने अपने आंसू पोंछे और बेटे को छाती से लगा लिया। उस रात उन्होंने आसमान की ओर देखकर अपने दिवंगत पति से वादा किया था, आप भले ही चले गए, पर मैं आपके अंश को टूटने नहीं दूंगी। मैं उसे वो हर खुशी दूंगी जिसके वह काबिल है। अगले ही दिन से शांता ने मोहल्ले के घरों से सिलाई का काम मांगना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर घर का काम करना, फिर घंटों मशीन चलाना। मशीन के पहिए की आवाज खट 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 उनकी जिंदगी का संगीत बन गई थी। उनकी पीठ में तेज दर्द होता, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता, लेकिन जैसे ही वो सामने दीवार पर टंगी राजीव की स्कूल वाली फोटो देखती, उनकी थकान गायब हो जाती। एक बार की बात है, राजीव का स्कूल ट्रिप जा रहा था। फीस थी 500 रुपए। शांता के पास एक पाई नहीं थी। उन्होंने लगातार 3 रातें बिना सोए गुजारी ताकि एक स्थानीय बुटीक के लिए 50 सूटों की इंटरलॉकिंग और तुरपाई पूरी कर सकें। जब उन्होंने राजीव की हथेली पर वो पैसे रखे तो उसने चहकते हुए कहा था, माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मैं बड़ा होकर आपके लिए रेशम की साड़ियाँ लाऊंगा। शांता बस मुस्कुरा दी। उन्हें साड़ियों का शौक नहीं था, उन्हें तो बस अपने बेटे की आँखों की चमक देखनी थी। कंगन और घंबिये की फीस का किस्सा। असली परीक्षा तब आई जब राजीव का चयन एक नामी कॉलेज में धम्बिये के लिए हुआ। एडमिशन की फीस उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। घर में रखे गुल्लक और बैंक की छोटी सी बचत भी काफी नहीं थी। शांता देवी चुपचाप अपने कमरे में गई और ट्रंक के नीचे दबे एक मखमल के डिब्बे को निकाला। उसमें उनकी शादी के आखिरी 2 कंगन बचे थे। वे कंगन उनकी माँ की निशानी थे और दीनानाथ जी ने उन्हें बड़े चाव से पहनाया था। अगले दिन जब वो सुनार की दुकान से लौटीं, तो उनके हाथ खाली थे, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माँ, इतने पैसे कहाँ से आए? राजीव ने हैरानी से पूछा था। शांता ने झूठ बोल दिया, अरे, तेरे पिता ने एक छोटी सी पॉलिसी ली थी, वही मैच्योर हो गई। तू पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, पैसों की चिंता मत कर। राजीव जब हॉस्टल जाने लगा तो शांता ने उसे स्टेशन पर विदा करते समय एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसमें घर की बनी बेसन की बर्फी थी। माँ, आप अपना ख्याल रखना, राजीव ने कहा था। तू बस अफसर बन जा बेटा, मेरा ख्याल तो अपने आप हो जाएगा। शांता ने धुंधली आँखों से उसे जाते हुए देखा था। हॉस्टल का दौर और माँ का एकांत। राजीव के जाने के बाद वह छोटा सा क्वार्टर शांता को काटने को दौड़ता। वह अक्सर रात को सूखी रोटी और अचार खाकर सो जाती ताकि पैसे बचा सकें और राजीव को पॉकेट मनी भेज सकें। पड़ोस वाली चाची अक्सर कहती, शांता, अपनी सेहत देख, शरीर सूखकर कांटा हो गया है, थोड़ा फल दूध खाया कर। पर शांता का एक ही जवाब होता, अरे बहन, मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है,
उसे वहाँ अच्छे खाने की जरूरत है। मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा क्या है? राजीव की हर कामयाबी पर शांता पूरे मोहल्ले में बताशे बांटती। जब उसकी पहली नौकरी लगी तो उन्होंने भगवान के आगे माथा टेका। उन्हें लगा कि उनके संघर्षों को मंजिल मिल गई है। उन्हें क्या पता था कि जिस मंजिल को वो स्वर्ग समझ रही थी, वहीं से उनके जीवन का सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला था। राजीव की सफलता शांता देवी के लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी। जब राजीव ने शहर के एक प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार की बेटी नेहा से शादी की बात चलाई तो शांता ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उन्हें लगा कि अब उनके सूने घर में खुशियों की रौनक आएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नेहा के कदम घर की दहलीज पर पड़ते ही घर के नियम और राजीव के दिल की धड़कनें दोनों बदलने वाली थी। शुरुआती कुछ हफ्तों में ही नेहा ने अपनी लकीरें खींचनी शुरू कर दी थी। एक सुबह शांता देवी हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठीं और आदत के अनुसार रसोई में चाय बनाने लगी। उनके पुराने रेडियो पर भक्ति भजन बज रहे थे। अचानक नेहा कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ था। माँ जी, प्लीज ये शोर बंद कीजिए, हम देर तक सोना चाहते हैं और आपके इस रेडियो की आवाज सीधे हमारे कमरे तक आती है, नेहा ने दो टूक शब्दों में कहा। शांता देवी सक्का गई। उन्होंने झट से रेडियो बंद कर दिया। अरे, मुझे लगा राजीव को सुबह की चाय। राजीव को अब ब्लैक कॉफी की आदत है माँ जी, और हम अपनी चाय खुद बना लेंगे, आप बस आराम कीजिए, नेहा ने बात काटते हुए कहा। उस दिन से शांता देवी के हाथ से रसोई की चाबियां धीरे धीरे फिसलने लगीं। जो घर कभी शांता की सिलाई मशीन और भजनों से गूंजता था, वहां अब प्राइवेसी के नाम पर एक भारी सन्नाटा पसरने लगा था। जैसे जैसे दिन बीते, राजीव का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अब शांता के पास बैठने के बजाय नेहा के साथ अपने कमरे में समय बिताना ज्यादा पसंद करता। एक रात डिनर के समय शांता ने बड़े चाव से राजीव की पसंद की कढ़ी चावल बनाए थे। जैसे ही राजीव ने पहला निवाला लिया, उसने चेहरा बिगाड़ लिया। माँ, इसमें नमक कितना तेज है, और आप इसे इतना मसालेदार क्यों बनाती हैं? नेहा को ये सब सूट नहीं करता। नेहा ने पास बैठकर धीरे से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था राजीव कि हमें कुक रख लेना चाहिए। माँ जी की उम्र हो गई है, अब उनके हाथ का स्वाद भी वैसा नहीं रहा। शांता देवी की आंखों में पानी भर आया। ये वही राजीव था जो कभी उनके हाथ की रूखी रोटी भी अमृत समझकर खाता था। उन्होंने बस इतना कहा, अगली बार ध्यान रखूंगी बेटा, और बिना खाए अपनी थाली उठाकर रसोई में चली गई। राजीव ने उन्हें मुड़कर देखा तक नहीं। माँ, आप समझा करो। एक शाम शांता देवी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी पुरानी फोटो एल्बम देख रही थी। उसमें राजीव के बचपन की तस्वीरें थी। तभी नेहा आई और उसने टोका, माँ जी, कल हमारे कुछ खास दोस्त डिनर पर आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस समय अपने कमरे में ही रहें। मेरा मतलब है, वो लोग बहुत हाई प्रोफाइल हैं, और आपका ये पुराना पहनावा और बातें, शायद वो असहज हो जाए। शांता का दिल डूब गया। उन्होंने रात को राजीव से बात करने की कोशिश की। बेटा, क्या मैं अब अपने ही घर में मेहमानों के सामने नहीं आ सकती? राजीव ने झुंझलाकर कहा, माँ, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? नेहा सही तो कह रही है, आप उनकी मॉडर्न बातें नहीं समझ पाएंगी। आप बस अपने कमरे में आराम किया कीजिए, हम खाना वहीं पहुंचा देंगे। आखिर क्यों हर बात में दखल देना चाहती हैं? दखल, ये शब्द शांता को किसी खंजर की तरह लगा। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। असली मोड़ तब आया जब राजीव को अपने बिजनेस विस्तार के लिए बड़ी रकम की जरूरत पड़ी।
नेहा ने मौका देखकर बीज बोना शुरू किया। देखो राजीव, तुम्हारी माँ के नाम पर जो रेलवे वाली बचत, एफडी और ये घर है, उसकी कीमत आज कम से कम 50 लाख है। अगर ये पैसा अभी तुम्हारे हाथ नहीं आया तो तुम्हारी बहन अनन्या भी इसमें हिस्सा मांगेगी। लेकिन नेहा, माँ से ये सब कैसे कहूँ? राजीव थोड़ा हिचकिचाया। इमोशनल बनो राजीव, उनसे कहो कि तुम्हारा करियर खतरे में है। वह माँ है, पिघल जाएंगी। एक बार प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। फिर चाहे तो हम उन्हें किसी अच्छी जगह शिफ्ट कर देंगे जहां उनकी देखभाल बेहतर हो सके। नेहा की आंखों में चमक थी और राजीव के मन में लालच की परछाई। शांता देवी अपने छोटे से अंधेरे कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। अनजान की उनके अपने ही खून ने उनके वजूद की नीलामी की तैयारी कर ली थी। घर के भीतर का वातावरण अब उस पुरानी सिलाई मशीन की तरह हो गया था जिसके पुर्जों में जंग लग चुकी हो। शांता देवी को अब घर के किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। उन्हें बस एक जिंदा फर्नीचर की तरह समझ लिया गया था। लेकिन राजीव और नेहा के मन में एक बड़ी योजना पक रही थी। वह योजना जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। एक रात जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, राजीव और नेहा के कमरे से फुसफुसाहटें आ रही थी। राजीव, आज ही बात करो, इन्वेस्टर का दबाव बढ़ रहा है, नेहा ने जोर देते हुए कहा। पर नेहा, माँ ने हमेशा कहा है कि ये घर पिताजी की आखिरी निशानी है, वो इसे कभी नहीं बेचेंगी। राजीव ने झिझकते हुए जवाब दिया। बेचने को कौन कह रहा है? बस अपने नाम ट्रांसफर करवा लो। कह दो कि टैक्स बचाने के लिए या सुरक्षा के लिए जरूरी है। एक बार साइन हो गए, फिर घर हमारा होगा। अगली सुबह राजीव शांता देवी के कमरे में गया। वो जमीन पर बैठकर उनके घुटने सहलाने लगा। शांता देवी हैरान रह गईं। महीनों बाद उनका बेटा इतने प्यार से पेश आ रहा था। क्या हुआ बेटा, आज दफ्तर नहीं गए? शांता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। राजीव ने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरे और सिसकते हुए बोला, माँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बिजनेस में इतना घाटा हुआ है कि शायद मुझे जेल जाना पड़े। लेनदार घर के बाहर खड़े हैं। शांता का दिल बैठ गया। जेल? नहीं बेटा, तू घबरा मत, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। राजीव ने मौका देखा और बोला, एक रास्ता है माँ, अगर ये घर और आपकी एफडी मेरे नाम हो जाए तो बैंक मुझे बड़ा लोन दे देगा और मैं सब ठीक कर लूंगी, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। शांता देवी खामोश हो गईं। ये घर सिर्फ ईंटगारे का ढांचा नहीं था, इसमें दीनानाथ जी की यादें थीं, उनके संघर्ष की गूंज थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तेरे पापा कहते थे कि ये घर तेरी बहन अनन्या की शादी और मुश्किल वक्त के लिए है। अनन्या? माँ, आज के दौर में कौन किसका होता है? क्या वह आएगी मेरा कर्जा उतारने? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? राजीव के स्वर में अब थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। उस दोपहर शांता देवी अपनी सिलाई मशीन के पास बैठी रहीं। उन्होंने मशीन के हत्थे को छुआ। उन्हें याद आया कैसे एक एक रुपया जोड़कर इस घर की छत डाली गई थी। क्या मेरा बेटा सच में खतरे में है या ये सिर्फ एक बहाना है? उनका मन शंकाओं से भरा था, पर माँ की ममता हमेशा तर्क पर भारी पड़ती है। रात के 2 बज रहे थे। शांता देवी उठीं और दबे पांव ड्राइंग रूम तक आईं। उन्होंने देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। नेहा और राजीव एक फाइल देख रहे थे। वकील सुबह 10 बजे आएगा। मैंने उसे कह दिया है कि कागजात ऐसे तैयार करे कि माँ को शक न हो। उन्हें बस लगेगा कि वो नॉमिनी बदल रही हैं। नेहा की आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। शांता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका अपना बेटा,
जिसे उन्होंने अपनी हड्डियां गलाकर पाला था, उनके साथ इतना बड़ा छल कर रहा था। उनकी आंखों के आंसू सूख गए और उनकी जगह एक ठंडी दृढ़ता ने ले ली। वह बिना आवाज किए अपने कमरे में लौट आईं। उस रात उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और वकील मिस्टर खन्ना का नंबर ढूंढा, जो उनके पति के पुराने दोस्त थे। उन्होंने कांपते हाथों से उन्हें मैसेज किया, कल सुबह 9 बजे घर आना, राजीव के आने से पहले। अगले दिन सुबह 10 बजे जब राजीव का वकील कागज लेकर पहुंचा, शांता देवी शांत थी। नेहा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। माँ, बस यहाँ साइन कर दीजिए, राजीव ने फाइल बढ़ाते हुए कहा। शांता देवी ने चश्मा लगाया। उन्होंने कागजों को गौर से देखा। उनके हाथ जरा भी नहीं कांपे। उन्होंने दस्तखत कर दिए। राजीव ने फाइल झपट्टे में ली और नेहा को इशारा किया। दोनों की आंखों में जीत की चमक थी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया है। उन्हें नहीं पता था कि शांता देवी ने उन कागजों पर क्या खेल खेला है। जैसे ही राजीव और नेहा कमरे से बाहर निकले, शांता देवी ने खिड़की से बाहर देखा। एक चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर उड़ रही थी। उन्होंने खुद से कहा, बेटा, तूने तो सिर्फ घर मांगा था। मैंने तो तुझे वो सबक देने का फैसला किया है जो तुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा पाई। कागजों पर दस्तखत होने के ठीक 3 दिन बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। राजीव और नेहा के चेहरों से वह बनावटी मिठास गायब हो चुकी थी। अब उनके बीच शांता देवी का जिक्र एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह होने लगा था। सुबह के 6 बजे थे। शांता देवी अपनी पूजा की थाली तैयार कर रही थी कि तभी राजीव उनके कमरे में आया। उसकी आंखों में वह ममता नहीं थी जो 3 दिन पहले दिखाई दी थी। उसने एक छोटा सा सूटकेस बिस्तर पर पटक दिया। माँ, सारा सामान पैक कर लो, हम अभी निकल रहे हैं, राजीव ने रूखे स्वर में कहा। शांता देवी के हाथ से फूल गिर गए। कहा, बेटा, इतनी सुबह? क्या घर का काम शुरू हो रहा है? हाँ माँ, पेंट और रिनोवेशन में बहुत धूल उड़ेगी। आपकी सांस की तकलीफ बढ़ जाएगी। मैंने आपके रहने का इंतजाम शहर के किनारे एक बहुत शांत और सुरक्षित जगह पर किया है। वहाँ डॉक्टर भी है और खुली हवा भी। शांता देवी चुपचाप उसे देखती रही। वह समझ चुकी थी कि ये सुरक्षित जगह क्या है, लेकिन वो देखना चाहती थी कि उनका बेटा गिरकर कहाँ तक जा सकता है। जब गाड़ी शहर की भीड़-भाड़ छोड़कर सुनसान रास्तों पर चलने लगी, तो शांता देवी की नजरें खिड़की से बाहर टिकी थी। रास्ते में वही रेलवे स्टेशन आया जहां उन्होंने सालों पहले राजीव को घंबिये करने के लिए विदा किया था। आज वही बेटा उन्हें कहीं विदा करने जा रहा था, पर इस बार वापसी की उम्मीद नहीं थी। गाड़ी एक ऊंची दीवार वाले गेट के सामने रुकी। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शांति धाम वृद्धाश्रम। राजीव ने नजरें चुराते हुए गार्ड से बात की और शांता देवी का सूटकेस बाहर निकाल दिया। नेहा गाड़ी से बाहर भी नहीं निकली। वह बस अपने फोन में व्यस्त रही, जैसे उसे इस सब से कोई मतलब ही न हो। जैसे ही आश्रम की मैनेजर, एक अधेड़ उम्र की महिला, उन्हें अंदर ले जाने आई, शांता देवी ने राजीव का हाथ पकड़ लिया। राजीव ने झटके से हाथ छुड़ाना चाहा, पर माँ की पकड़ में आज एक अजीब सी ताकत थी। बेटा, बस एक बात बता दे। शांता की आवाज भारी थी पर टूटी नहीं थी। तूने मुझे पाला था या मैंने तुझे? ये घर से बेदखली का इनाम है या उन कंगनों की कीमत जो मैंने तेरी पढ़ाई के लिए बेचे थे? राजीव के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, पर अगले ही पल उसने अपनी आवाज सख्त कर ली। माँ, आप बहुत ड्रामा कर रही हैं। यहाँ आपको हर सुविधा मिलेगी। मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। बस
बस कुछ दिन यहाँ शांति से रहिए। वह बिना पीछे मुड़े गाड़ी की तरफ भागा। धूल उड़ाती गाड़ी ओझल हो गई और शांता देवी उस बड़े लोहे के गेट के पीछे अकेली खड़ी रह गई। आश्रम के अंदर का दृश्य किसी अस्पताल जैसा ठंडा था। चारों तरफ सफेद दीवारें और वहां बैठे बुजुर्गों की सूनी आंखें, जो हर आने वाले चेहरे में अपनी औलाद को तलाशती थी। शांता को एक छोटे से कमरे में जगह दी गई, जहां पहले से ही एक बूढ़ी महिला, निर्मला जी, रह रही थी। निर्मला जी ने शांता को देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, नया शिकार? घबराओ मत बहन, यहाँ आंसू जल्दी सूख जाते हैं। शांता देवी उस रात नहीं रोई। वह बस अपनी खिड़की से चांद को देखती रही। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। शुगर बढ़ने के कारण उनके पैरों में सूजन आ गई और उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। आश्रम के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। आश्रम के मैनेजर ने राजीव को फोन किया। मिस्टर राजीव, आपकी माता जी की हालत गंभीर है, उन्हें एडमिट करना होगा। राजीव का जवाब सुनकर मैनेजर भी दंग रह गई। उसने कहा, मैं अभी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूँ। आप देख लीजिए, जो भी खर्च होगा मैं बाद में सेटल कर दूंगा। उन्हें बस कोई सस्ता सा वार्ड दिला दीजिए। शांता देवी ने ये सब सुन लिया। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक चमक थी। एक ऐसी चमक जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले दिखाई देती है। उन्होंने कांपते हाथों से पास रखे अपने थैले से एक पुराना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। खन्ना जी, वक्त आ गया है, वह लिफाफा खोल दीजिए। राजीव को लग रहा था कि उसने जंग जीत ली है। माँ वृद्धाश्रम में थी और घर के सौदे के लिए उसने एक बड़े बिल्डर से टोकन अमाउंट के तौर पर 10 लाख रुपए भी ले लिए थे। वह और नेहा एक नई लग्जरी लाइफ के सपने देख रहे थे, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। रविवार की सुबह जब राजीव और नेहा घर पर बैठकर प्रॉपर्टी के फाइनल पेपर्स तैयार कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने मिस्टर खन्ना, पारिवारिक वकील, और उनके साथ 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। राजीव, बाहर आओ, हमें इस घर को सील करना है। मिस्टर खन्ना की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। राजीव हंसा। क्या मजाक है खन्ना जी? माँ ने सारे हक मेरे नाम कर दिए हैं। ये रहा वह पेपर। मिस्टर खन्ना ने चश्मा ठीक किया और एक दूसरा लिफाफा निकाला। राजीव, तुम्हारी माँ को कमजोर समझने की गलती कर दी तुमने। जो कागजात तुमने साइन करवाए थे, शांता जी ने उन पर साइन करने से पहले ही उन्हें बदलवा दिया था। तुमने जिस पर दस्तखत लिए वह केवल देखभाल की जिम्मेदारी का हल्फनामा था, और जो वसीयत उन्होंने रजिस्टर्ड की है वह यह रही। राजीव के हाथ कांपने लगे। वकील ने वसीयत के मुख्य बिंदु पढ़ना शुरू किए। चूंकि मेरा बेटा राजीव मेरी देखभाल करने में असमर्थ रहा और उसने मुझे छल से घर से निकाला, इसलिए मैं उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करती हूँ। ये 50 लाख की पूरी संपत्ति, घर और एफडी अब 2 हिस्सों में बांटी जाती है। 50% हिस्सा शांति धाम वृद्धाश्रम को दान किया जाता है ताकि वहां रह रहे बुजुर्गों को दवाइयाँ और सम्मान मिल सके। बाकी 50% हिस्सा मेरी बेटी अनन्या के नाम एक ट्रस्ट में रहेगा, जो बेसहारा महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा का काम करेगा। नेहा चिल्लाई, ये नामुमकिन है, बुढ़िया ने हमें धोखा दिया। वकील ने सख्त लहजे में कहा, धोखा उसने नहीं, तुमने दिया था। शांता जी ने वो सब रिकॉर्ड किया था जो तुम दोनों ने उस रात साजिश रची थी। वह रिकॉर्डिंग अब पुलिस के पास है। राजीव और नेहा को उसी वक्त उस घर से बाहर निकाल दिया गया। उनका सामान सड़क पर था और उनके पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची थी। राजीव बदहवास होकर उसी वृद्धाश्रम की ओर भागा
जहां उसने अपनी माँ को छोड़ा था। उसे लगा कि शायद माँ अब भी मान जाएंगी। जब वो पहुंचा तो पता चला कि शांता देवी को पास के ही एक चैरिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में सफेद चादर के बीच शांता देवी का छोटा सा शरीर और भी छोटा लग रहा था। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। अनन्या उनके पास बैठी रो रही थी। जैसे ही राजीव अंदर घुसा, अनन्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर शांता देवी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। राजीव उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस तुम घर वापस आ जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगा। शांता देवी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब न गुस्सा था, न नफरत, वहां सिर्फ एक गहरी शांति थी। उन्होंने कांपते हाथों से राजीव का सिर छुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में करती थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, घर ईंटों से बनता है, पर परिवार संस्कारों से। मैंने तुझे अपनी हड्डियों का कैल्शियम पिलाकर बड़ा किया, अपनी आँखों की रोशनी सिलाई में गंवा दी ताकि तेरी दुनिया रोशन हो सके। मैंने तुझे सब कुछ दिया राजीव, जमीन, जायदाद, ममता, पर शायद मैं तुझे इंसान बनाना भूल गई। वही मेरी सबसे बड़ी हार थी। राजीव के आंसू थम नहीं रहे थे। शांता ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, जा, अब आजाद है तू। पर याद रखना, जो बोएगा वही काटेगा। मैंने अपनी वसीयत से तुझे बेदखल नहीं किया, बल्कि तुझे उस पाप से बचाया है जो तू इस घर को बेचकर करता। अगले ही पल मॉनिटर की आवाज एक लंबी बीप में बदल गई। शांता देवी का हाथ राजीव के सिर से फिसलकर बिस्तर पर गिर गया। शांता देवी चली गई, पर एक ऐसा सबक छोड़ गई जो सदियों तक गूंजेगा। राजीव अब उसी वृद्धाश्रम के बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार वो अपनी माँ को छोड़ने नहीं, बल्कि एक सजा काटने आया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी आश्रम में सेवा करने का फैसला किया, ताकि शायद वह उन संस्कारों को सीख सके जो उसकी माँ उसे देना चाहती थी।